मान क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका भव्य स्वागत है। हमने पीछे समाजशास्त्र की जो दो पुस्तक है, पहली पुस्तक है भारतीय समाज और दूसरी पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इन दोनों पुस्तकों के जितने भी अध्याय, उन अध्यायों के बारे में हमने एक बार चर्चा कर ली है। पहली पुस्तक है उसमें अध्याय 1 से 7 तक शामिल है और दूसरी पुस्तक में अध्याय 1 से लेकर 8 तक क्या है शामिल है। तो हमने पहले वीडियो के अंदर पहली पुस्तक के जो भी 1 से 7 चैप्टर थे और उसके अंदर पहला और 7वां चैप्टर है उसको मूल्यांकन से बाहर रखा गया था। 2 से लेकर 6 तक हमने क्या कर दिए, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो है वो प्रस्तुत कर दिए। अब हम करेंगे दूसरी पुस्तक है हमारी समाजशास्त्र की, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। आज मैं पहला अध्याय नंबर 1 संरचनात्मक परिवर्तन लेकर आया हूं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों से चौहान सर की अपील है, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मतलब इसको आगे सेंड करें ताकि हमारा मनोबल है वो मतलब अच्छे तरीके से बढ़ सके। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन का बटन दबाओगे तो हमारा मनोबल है उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा और हम समाजशास्त्र की आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मतलब वीडियो है वो बनाकर क्या करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज हम चर्चा करेंगे दूसरी पुस्तक का अध्याय नंबर 1, ये है संरचनात्मक परिवर्तन। अध्याय नंबर 1 है संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरी पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। अब क्या होता है इसमें, भारत में आधुनिक विचार भी जो हमारे क्या है मॉडर्न जो थॉट है, आधुनिक विचार है एवं संस्थाएं जितनी भी क्या है हमारी संस्था है वो सारी की सारी क्या है औपनिवेशिक काल की क्या है देन है। हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था भी जो क्या है हमारे देश की क्या है संसदीय विधि है, मतलब जो संसद की क्या है जो विधि है उसके जो कानून है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था भी, शिक्षा का ढांचा किस पर है, ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर क्या है आधारित है। प्रतिमान का अर्थ हो जाएगा मॉडल, क्या हो जाएगा अर्थ मॉडल। तो हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था मतलब शिक्षा का ढांचा है वो किस पर आधारित है, ब्रिटिश प्रारूप व ब्रिटिश मॉडलों पर क्या है आधारित है। अब इसके अंदर जैसे क्या बताया गया, सड़कों पर बाएं चलना, ये सारी की सारा मतलब क्या है ब्रिटिश मॉडल पर क्या है आधारित है। इसके अलावा ब्रेड आमलेट खाने वाली क्या है चीजें। इसके अलावा हम क्या करते हैं मतलब नेक टाई पोशाक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारा क्या एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रतिमान के अंदर आ जाएगा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो ये अंग्रेजी भाषा का क्या है जो ज्ञान है ये क्या है ब्रिटिश प्रतिमानों पर क्या है आधारित है। तो भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं किसकी देन है, औपनिवेशिक काल की क्या है देन है। हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था है वो ब्रिटिश प्रारूप एवं उसके प्रतिमानों पर क्या है आधारित है। जैसे हम सड़क पर क्या करते हैं बाईं तरफ चलते हैं। इसके अलावा ब्रेड है आमलेट खाने वाली जो चीजें हैं उनका हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। टाई का क्या करते हैं, पैंट कोट टाई का इस्तेमाल करते हैं। ये सब भी क्या है ब्रिटिश मॉडल पर क्या है आधारित है। इसके अलावा हम अंग्रेजी भाषा का हमें क्या है ज्ञान है, तो ये भी किस पर है मतलब ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है उपनिवेशवाद। एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद माना जाता है। अब उपनिवेशवाद है वो किसे कहा जाता है, एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को भी, एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद माना जाता है। भारत में यह शासन अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली रहा भी। भारत में क्या है ये जो शासन है, कौन सा शासन, उपनिवेशवाद का जो शासन है वो अन्य शासनों से ज्यादा क्या है प्रभावित रहा है। जैसे इसमें मुख्य बिंदु पहला बताया गया जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की भी। जो हमारे क्या थे जो जंगल थे उनको काटकर क्या कर दिया गया, चाय की खेती की क्या की है शुरुआत की है। तथा जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक क्या बनाए गए, कानून बनाए गए भी। जो जंगल है उनको काटकर किसकी खेती की शुरुआत की है, चाय की खेती की शुरुआत की। जंगलों को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया और प्रसारित करने के लिए क्या किया गया, उसको अनेक प्रकार के कानून है वो बना दिए गए। और अगला क्या है, लोगों का आवागमन बढ़ा
भी लोग हैं उनकी आवाजाही है वो क्या हो गई, अधिक मात्रा के अंदर बढ़ गई। डॉक्टर व वकील मुख्यतः बंगाल व मद्रास से चुनकर देश के विभिन्न भागों में क्या किए गए हैं, भेजे गए हैं। भी डॉक्टर है एवं वकील है उनको बंगाल व मद्रास से चुनकर देश के विभिन्न भागों में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और व्यवसायियों की संख्या भी क्या हो गई, अधिक मात्रा के अंदर बढ़ गई। अगला बिंदु है पश्चिमी शिक्षा पद्धति, मतलब पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। जिस तरीके से इंग्लैंड है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इनकी मतलब जो क्या है, जो पद्धति है उसका हम भारत देश के क्या है जो निवासी है वो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध मतलब अनुसरण कर रहे हैं। उसे क्या कहा जाता है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति कहा जाता है। जैसे पैंट कोट और टाई लगाना पाश्चात्य शिक्षा का क्या है, प्रभाव है। अंग्रेजी भाषा बोलना ये भी क्या है, पाश्चात्य शिक्षा का क्या है, प्रभाव है। आज हम खाने के अंदर क्या कर रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंक फूड के अंदर जैसे शीतल पेय पदार्थ के अंदर जैसे है कोका कोला है, पेप्सी है, इसके अलावा स्लाइस है और थम्स अप है, लिम्का है, ये सारे के सारे क्या है, शीतल पेय पदार्थ है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के अंदर जैसे समोसे है, बर्गर है, पेटीज है, चाउमीन है, दही बल्ले है, ये सारी क्या है, मतलब पाश्चात्य मतलब शिक्षा पद्धति की क्या मानी जाती है, देन है वो मानी जाती है। और हमारे देश के लोग हैं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मतलब अनुसरण करते जा रहे हैं। उसके बाद में है पूंजीवाद। अगला बिंदु क्या है हमारा, पूंजीवाद, जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। अब जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार, मतलब कोई भी क्या है, मतलब निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के अंदर उनका मतलब जो स्वामी है वो या तो किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में होता है या फिर दो या दो से अधिक। तो पूंजीवाद के अंदर कोई भी कारखाना है, फैक्ट्री है, मिल है, उसका मालिक है वो या तो एक मिलेगा व्यक्तिगत रूप से या वो आपस में क्या है 3 या 4 व्यक्ति क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। तो उनका मतलब जो मुनाफा है वो कितने व्यक्तियों तक है, 4 व्यक्तियों को आपस में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। तो स्वामी तो वो क्या हो जाएगा, कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है, मतलब सार्वजनिक नहीं है स्वामी, तो क्या है कुछ विशेष लोगों के हाथ में होते हैं। तो इसके अंदर पूंजीवाद के अंदर क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर बल दिया जाता है। भी जितना अधिक हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, मुनाफा कमाने पर क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तो एक इसके अंदर हमारा क्या, एक समाजशास्त्री है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स क्या है, एक समाजशास्त्री है, इसने अतिरिक्त मूल्य का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, भी जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जिसके अंदर इसके अंदर क्या बताया, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कारखाना है या मिल है, उसका जो मालिक है वो क्या कर रहा है, मतलब मजदूरों को मतलब जो कच्ची सामग्री है वो उपलब्ध करा रहे हैं और उसको बनाकर मजदूर क्या करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। उसके बाद में मजदूर है वो क्या करके अपनी मजदूरी के माध्यम से उस कच्ची सामग्री को क्या कर देता है, बनाकर तैयार कर देता है और उसके बाद में वो चीज है वो मार्केट में क्या की जाती है, बेची जाती है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, उदाहरण दिया था एक। अब जिस तरीके से हम उदाहरण है ये प्रस्तुत कर लेते हैं, भी ये क्या है, मतलब है मार्कर है। इस मार्कर की मतलब मार्केट के अंदर कीमत 20 रुपए, भी ये मार्कर है वो मार्केट के अंदर 20 रुपए में क्या होता है, हमें मिलता है। इसको बनाने के अंदर मतलब जो कच्ची सामग्री है वो केवल इसके अंदर है 5 रुपए लगे। कितने रुपए लगे, कच्ची सामग्री है उसके कितने रुपए लगे, 5 रुपए। और बनाने के अंदर 5 रुपए ही क्या लगी, इसके अंदर मजदूरी लगी।
अब पूंजीपति है, पूंजीपति ने क्या किया, 5 रुपए की तो क्या दी है, सामग्री दी है, और 5 रुपए की सामग्री से मतलब ये मार्कर है वो मजदूर ने क्या कर दिया, 5 रुपए में बनाकर तैयार कर दिया। तो कुल कीमत कितनी लगी पूंजीपति की, 10 रुपए लगे। कितने रुपए लगे, 10 रुपए लगे। और इसी 10 रुपए की चीज को पूंजीपति है वो कितने रुपए में बेच रहे हैं, 20 रुपए में बेच रहे हैं। उसको मुनाफा कितना हो रहा है, 10 रुपए का क्या मिल रहा है, उसे लाभ मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, भी हे पूंजीपतियों, इस 10 रुपए में से 5 रुपए और किसको मिलने चाहिए, मजदूरों को मिलने चाहिए। तो इस बात के ऊपर क्या दिया गया, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में क्या दिया गया है, बल दिया गया। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिसने अतिरिक्त मूल्य का क्या दिया, सिद्धांत दिया। और एक इसकी प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के अंदर भी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की क्या की गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा चर्चा की गई। तो पूंजीवाद के अंदर क्या देगा, जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। अगला बिंदु है नगरीकरण और औद्योगिकरण। अब हम चर्चा करेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण पर। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य से जो ऊर्जा की गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं, भी औद्योगिकरण है उसका संबंध है वो किससे है, यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य जो ऊर्जा की क्या है, गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं। इसमें ज्यादातर लोग कारखानों, दफ्तरों तथा दुकानों में काम करते हैं। इसके कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो कृषि व्यवसाय है, कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। भी लोगों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही, क्योंकि लोगों का झुकाव है वो ज्यादा किस्मी हो गया, नगरों की तरफ बढ़ गया, उद्योगों की तरफ क्या हो गया, बढ़ गया, फैक्ट्रियों की तरफ, मिलों की तरफ, कंपनियों की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद में हमें इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण, दो शब्द है, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़कर देखा जाए। भी नगरीकरण है और औद्योगिकरण है, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़कर देखा जाए। तो दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। औद्योगिकरण शरण भी देखा जाता है। अब कई बार क्या किया गया है, औद्योगिकरण शरण भी देखा गया है। औद्योगिकरण शरण, शरण का अर्थ क्या होता है, गिरावट आना। भी उद्योग है, जो फैक्ट्री है, उसमें क्या आना, गिरावट आना। तो कई बार औद्योगिकरण शरण भी देखा गया है और कई बार नगरीय केंद्रों का क्या हुआ है, पतन हुआ है। नगरीय केंद्रों का पतन, इसके अंदर जैसे सूरत और मुसलीपट्टनम का अस्तित्व क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। भी सूरत और मुसलीपट्टनम है, इनका अस्तित्व क्या हुआ, कमजोर हुआ। सरकार द्वारा बागान के मालिकों को सुविधा और फायदा पहुंचाया जाने लगा। मजदूर व ठेकेदारों को कार्य पूरा न होने पर क्या दी गई, मतलब कानूनी सजा दी जाती है। तो बागान के क्या है, जो मालिक है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या दी गई, सुख सुविधा दी गई। और जो भी मजदूर थे, जो भी ठेकेदार थे, उनको जो कार्य दिया गया, यदि उन्होंने समय पर कार्य पूरा नहीं किया तो उनको क्या दी जाती थी, कानूनी रूप से दंड दिया जाता था या फिर उनको कानूनी रूप से सजा दी जाती थी। तो ये था हमारा नगरीकरण और औद्योगिकरण। उसके बाद में चाय की बागवानी। चाय की बागवानी में हम पढ़ेंगे आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है। भी आधिकारिक क्या है, रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की क्या करती थी, भर्ती करती थी। भी आधिकारिक रिपोर्ट से क्या होता है, पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार है वो गलत तरीकों से क्या करती थी, मजदूरों की भर्ती करती थी, मजदूरों की भर्ती करती थी।
उनको मतलब स्थायी रूप से क्या नहीं किया जाता था, भर्ती नहीं किया जाता था, टेम्परेरी रखा जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था और मजदूरों से बलपूर्वक बागानों में सस्ते में क्या करवाते थे, काम करवाया जाता था। और बागानों के मालिक वह उनकी मेम विशाल बंगलों में रहते थे। भी बागान है, चाय के बागान है और बागानों के क्या है, मालिक है एवं उनकी मेम मतलब जो मैडम है वो क्या करते थे, विशाल बंगलों में रहते थे, बड़े बड़े भवनों में रहते थे, जो बड़े क्या थे, सुसज्जित थे, सुख सुविधाओं से क्या थे, मतलब परिपूर्ण थे। उनके पास में मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज की जरूरत है, जरूरत का सारा सामान है वो प्रचुर मात्रा में क्या होता था, उपलब्ध होता था। उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती थी, प्रचुर मात्रा के अंदर क्या मिलती थी, मतलब सुख सुविधाएं मिलती थी। उनकी जिंदगी है वो चकाचौंध से परिपूर्ण थी, मतलब वो क्या करते थे, राजा जैसा शाही जीवन व्यतीत करते थे। उनके आगे मतलब जो क्या नौकर है, सेवक सेविकाएं, वो क्या करते थे, कार्य करते थे, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। अब स्वतंत्र भारत में क्या है, औद्योगिकरण है, तो सक्रिय तौर पर बढ़ावा मिला। भी स्वतंत्र भारत के अंदर जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है उसको क्या दिया गया है, सक्रिय तौर पर बढ़ावा मिला है। सक्रिय का अर्थ हो जाएगा क्रियाशील होना, भी क्रियाशील होकर इसको क्या मिल रहा है, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को क्या किया, मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन मतलब जो हमारे देश में जो भी आंदोलन चलाए गए थे उसने भारत की क्या है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति उसकी निष्ठा भावना को क्या कर दिया, ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया। तीव्र और बृहद औद्योगिकरण के कारण, अब तीव्र तेजी से और बृहद औद्योगिकरण के कारण आर्थिक स्थिति में क्या आया, सुधार आया और सामाजिक न्याय हो पाया और भारी मशीनीकृत उद्योगों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, भूमंडलीकरण द्वारा शहर का अत्यधिक प्रसार हुआ। भी जो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण द्वारा शहर का क्या हुआ है, अत्यधिक प्रसार हुआ है। तो इसमें भूमंडलीकरण के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए हम क्या करते थे, इसके अंदर भूमंडलीकरण के अंदर सबसे पहले जो भी क्या था, हमें मतलब बैठते थे तो स्कूलों के अंदर मतलब पढ़ाई करवाई जाती थी, उसके अंदर बच्चों को क्या किया जाता था, फर्श पर बैठाया जाता था या फिर क्या थे, घर से थैले लाकर क्या करते थे, बैठते थे। धीरे धीरे मतलब जो जो समय बीतता गया त्यों त्यों क्या आता गया, परिवर्तन आता गया। उसके बाद में मतलब फर्श बनाए गए, फर्श के बाद में क्या किया गया, लकड़ी के जो बेंच है वो बनाकर क्या किए गए, तैयार किए गए। उसके बाद में अत्यधिक सुख सुविधा वाले बेंचों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। आज जो विद्यार्थी मतलब अच्छे अच्छे बेंचों पर बैठते हैं वो सब किसकी देन है, भूमंडलीकरण की क्या है, देन है। इसके अलावा पहले क्या करते थे, मतलब हल्के क्वालिटी के पेन या पेंसिल का प्रयोग किया जाता था। अब धीरे धीरे मतलब बढ़िया पेन, पेंसिल, मार्कर का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ये सब भी क्या है, भूमंडलीकरण की क्या है, देन है। अब जिस तरीके से मोबाइल है, लैपटॉप है, अन्य यांत्रिक उपकरण है, ये सब भी किसकी देन है, भूमंडलीकरण की क्या है, देन है। तो भूमंडलीकरण द्वारा शहर का अत्यधिक क्या हुआ, प्रसार हुआ। दूर दराज के शहरों में लोग रोजगार ढूंढने के लिए क्या करते थे, जाते थे। शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जाता था। अब शहरी प्रभाव वो किन गांवों में देखा जाता था, उन गांवों में देखा जाता था जो औद्योगिक शहरों के क्या है, निकट है। उसके अंदर हम शहरी प्रभाव क्या कर सकते हैं, निश्चित तौर पर देख सकते हैं। जैसे क्या है, भिलाई है, भिलाई के अंदर हम शहरी प्रभाव क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा क्या था, अध्याय नंबर 1 था संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों ये जो है चाय की बागवानी और नगरीकरण और औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये बिंदु है। इसके अंदर पूछा जाता है भी बागानों के मालिक किस प्रकार के मतलब भवनों में रहते थे। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो बागानों के मालिक व उनकी मेम मतलब अर्थात मैडम विशाल बंगलों में रहती थी और शाही जीवन क्या करती थी, व्यतीत करती थी, राजा जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सेवक और सेविकाएं उनके कार्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और नगरीकरण और औद्योगिकरण, पूंजीवाद,
उपनिवेशवाद भी एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद माना जाता है। और भारत में यह शासन क्या रहा, उपनिवेशवाद का शासन है वो अन्य शासनों से अत्यधिक क्या माना जाता है, प्रभावित माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे तो हमारा मनोबल है और ज्यादा बढ़ेगा। और अध्याय नंबर 2 की जो वीडियो है वो मतलब अच्छे तरीके से, परिपूर्ण तरीके से हम समाज शास्त्र की अगली वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। चौहान सर की तरफ से प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों व सहयोगी अध्यापकों, नमस्कार, धन्यवाद।